सुप्रभात बच्चों। अब हम अगले वीडियो में जो देखे थे प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जितने गोलीय उत्तल अवतल समतल जितने पे हमने परावर्तन के पश्चात क्या आकृति आकार बना संबंधित परिभाषाएं देखी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे मान लिया ये एक माध्यम है जिससे वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो उसे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माने ये माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर 2, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से, जबकि इसे ऐसे सीधे जाना चाहिए था लेकिन न जाकर के ये इधर की तरफ झुक गया। ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो गमन के पश्चात वह दूसरे माध्यम में विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन के पश्चात देखा जाए तो बहुत दो बातें आती हैं। क्यों विचलित होता है? मान लिया माध्यम एक सघन है, एक विरल है और ये सघन है। एक माध्यम सघन और दूसरा विरल है, तब ये घटना घटती है कि वो अपवर्तन का कार्य करता है। विरल का तात्पर्य है किसी माध्यम में उपस्थित घनत्व का कम होना और दूसरे माध्यम में घनत्व का अधिक होना। जब घनत्व अधिक होगा और विरल होगा तो दोनों के माध्यमों में अंतर आ जाता है, जिसके कारण ये अपवर्तन होता है। इसी अपवर्तन के कारण हमें प्रकाश अपवर्तन के कारण ही विभिन्न प्रकार की परिदृश्य में घटनाएं घटित होती हैं। जैसे किसी बाल्टी में या गिलास में जल भरा हो और वायु भरी हो, तो जब हम कोई पेन या पेंसिल या रॉड डालते हैं तो वो हमें इस अवस्था में न दिखा करके ऐसे दिखाई देती है, लगता है जैसे टेढ़ी हो गई। ऐसा आपने भी देखा होगा। इसका बस एक ही कारण है कि वायु और जल दो माध्यम हो गए, दोनों माध्यमों में उसकी सघनता के कारण और विरलता के कारण, मतलब अलग अलग माध्यम होने के कारण ये वस्तु हमें अपवर्तन के पश्चात टेढ़ी या मुड़ी दिखाई देती है। जब हम किसी ग्लास या बाल्टी में कोई एक सिक्का डाल दें और ये पानी से भरी हो तो हम देखते हैं कि ये इस तल की बजाय यहां हमें आभास होती है। अर्थात क्यों? बाल्टी या गिलास में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वह भी अपवर्तन के कारण होता है, वह भी अपवर्तन के कारण होता। दूसरा, अब हमें यह देखना है कि कांच के आयताकार गुटके से कांच के आयताकार गुटके या स्लैब से अपवर्तन का
नियम दिखाते हैं। मान लिया कोई किरण जो आ रही है उसे इस मार्ग से ही जाना चाहिए। आने वाली किरण आपतित किरण होती है। इसी बिंदु पर एक अविलंब डाल दिया है। अविलंब डालते हैं कि ये वायु है, ए से डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए ये कांच का स्लेट है जिसे जी से डिनोट कर लेते हैं। अर्थात आपकी किरण प्रथम पारदर्शी माध्यम वायु से द्वितीय पारदर्शी माध्यम कांच में गमन करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक विरल है, एक सघन। तो इसे इस मार्ग से न जाकर के ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे जाना चाहिए था इसे, किंतु यहां अभिलंब डाल दें तो ये ऐसे। चलिए, यहां ये किरण आपतित किरण थी, लेकिन एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में घुसी तो ये किरण जो है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण। स्लैब से निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। चलिए, फिर हमने आपको परावर्तन में बताया था कि ये अविलंब है। अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आई से डिनोट करते हैं और इसे हम आपतन कोण कहते हैं। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को आर से डिनोट करते हैं और इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। हो गया? अब इस विचलन को ज्ञात करें या अपवर्तनांक, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम। अब एक कड़ी मध्य है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो विचलित होना अपवर्तन कहलाता है, किंतु एक माध्यम और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए, अब इस अपवर्तनांक के बाद हमें आता है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, इस पे आते हैं। इसका भी नियम ठीक परावर्तन के अनुसार ही था, किंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो इसलिए हम परावर्तन की स्लाइड को भी बना लेते हैं और अपवर्तन का भी देखते हैं। ये परावर्तन का, जहां कोण आई बराबर कोण आर होता था, किंतु यहां जब कोण विचलित हो गया तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी एक दूसरा बनाते हैं। ये मान लिया माध्यम नंबर 1 है N1 और ये है N2। तो यहां क्या होता है कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम
माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये आई और ये आ, वहां से उठा लें या यहां से देखते हैं। दोनों स्थितियों में हम एक बार उनके नियम को पहला नियम में लाते हैं। जैसे परावर्तन का पहला नियम था आपतित किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अवलंबन। चलिए दोनों में तुलना क्या करते हैं। इसमें कहते थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु में होते। सेम प्रोसेस यहां भी देखते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इसका नाम रखेंगे अपवर्तित। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तल के एक ही बिंदु में होते हैं। दोनों का सेम आ गया। अंतर क्या था, यहां परावर्तित किरण है, यहां परावर्तन हुआ है और यहां अपवर्तन हुआ है, इसलिए परावर्तित की जगह पे अपवर्तित लिखते हैं। दोनों अंतर हो। अब दूसरा नियम देखते हैं। इसमें दूसरा नियम था कि कोण जो है आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया के बराबर होती है, किंतु यहां आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण, कौन सा कोण, अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन। तो हम क्या करेंगे कि साइन आई बटा साइन आर, ये एक नियतांक होता है जिसे हम यन से डिनोट करते हैं। तो दूसरा नियम इसका हो गया कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया समानुपातिक होती है। दोनों में अंतर भी मिल गया और दोनों को एक साथ फिर से परावर्तन का भी कार्य हो गया। ध्यान देना है, अपवर्तन का नियम एक शब्द में याद रखेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु में होते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया समानुपातिक होती है या एक अनुपातिक होती है, जिसका अनुपात नियतांक हो गया। अब अपवर्तनांक के बाद एक बात और आ जाती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, इससे पूर्व कुछ बातें समझते हैं। चूंकि हम जानते हैं सूर्य से आने वाली किरणों के मध्य सर्वत्र माध्यम नहीं होता, इसलिए ये निर्वात में भी चलती है। पूरे सूर्य से पृथ्वी के बीच में सर्वत्र वायु नहीं है कि तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश गमन करता है। तो स्पष्ट हुआ कि निर्वात से जब किसी माध्यम में प्रवेश करे, वायु में प्रवेश करे, तो वहां भी विचलन होगा, वहां भी अपवर्तन होगा। तब हम ऐसे भाग को निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में ला। जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से, निर्वात वायु नहीं, वायु में प्रवेश करती है या किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों के बीच अनुपात निरपेक्ष
निरपेक्ष अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? निरपेक्ष अनुपात कहलाता है। दूसरा, हम इसे अपवर्तनांक को जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में करें, जैसे मान लिया ये एक प्रथम माध्यम है और ये द्वितीय माध्यम है, तो इसको लिखने के रूप में लाना है तो हम यहां लिखते हैं 1 and 2, पहले के सापेक्ष दूसरे में। अगर हम यहां जैसे एक माध्यम ले दें कि ये कांच है जिसे G से कर लें और ये वायु है जिसे A से कर लें, तो जब कोई किरण वायु से कांच में जा रही हो तो हम लिखते हैं A and G। अगर कांच से वायु में जाती है तो लिखते हैं G and A। पढ़ा क्या जाता है, इसे समझने के लिए हम ये कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये बातें हैं। तो ये हो गया अपवर्तन और अपवर्तन से जुड़ी चीजें। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः